जरा सोचें, आप एक लंबे सफर पे हैं और चलते चलते आप थक जाते हैं और आपको नींद आने लगती। आप अपनी ही गाड़ी में आराम करने लगते हैं। आसपास जो थोड़ी बहुत भीड़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। अब रात का टाइम है, सन्नाटा है, और फिर आपको ऐसा लगे कि आपकी गाड़ी की विंडो पे कोई नॉक करता है, और जैसे ही आप उठकर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं होता, लेकिन वही नॉकिंग की आवाज कभी दूसरी तरफ से और कभी पीछे से गाड़ी के चारों तरफ से आने लगती, और फिर आपको लगे जैसे कोई गाड़ी के आसपास चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है। सोचें क्या हालत हो जाएगी। ऐसी कुछ स्टोरीज हैं जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की, लोगों के साथ पेश आ चुकी। सोचें डर के मारे उनकी क्या हालत होती होगी। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अपनी स्टोरी लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझे शेयर कर सकते हैं। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आज की स्टोरीज भी बहुत खौफनाक होने वाली। अगर आपको डर लगता है तो आयतुल कुर्सी का हिस्सार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो ये हमारे बहुत करीब आने लगती, अपनी बातें भी सुनने लगती। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। दोस्तों, उम्मीद है आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपने ये दो स्टोरीज अभी तक नहीं सुनी तो जाकर लाजमी सुनिएगा, आपको पसंद आएंगी। मेरी तरफ से रिकमेंड है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरा नाम अहमद है और मैं लाहौर के डेविस रोड के इलाके से हूँ। ये मेरी हॉरर कहानी का एक हिस्सा है। अगर आपके व्यूअर्स को ये कहानी पसंद आए तो मैं मजीद हिस्से भी भेजूंगा। ये कहानियां बज़ाहिर अलग अलग हैं, लेकिन दरअसल एक बड़े पस मंजर में आपस में जुड़ी हुई है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि तकरीबन 20 साल पहले मेरी नानों का इंतकाल हो गया था। उसके बाद मेरे नाना काफी बीमार रहने लगे, जिसकी वजह से हम सबको उनके पास मुंतकिल होना पड़ा ताकि हम उनकी देखभाल कर सकें। नाना का घर खासा बड़ा था और उसके साथ ही उनका बड़ा अस्पताल भी था। नाना पेशे के एतबार से डॉक्टर थे और मेरी अम्मी भी उनके साथ अस्पताल में बतौर डॉक्टर काम करती थी। मेरे अबू जमीनों का काम संभालते थे, इसीलिए वो ज्यादातर गांव में ही रहा करते थे। उस मसरूफ जिंदगी के बायस अक्सर ऐसा होता था कि मैं और मेरी दो बहनें घर में अकेले ही होते थे। नाना का घर पूरे खानदान का मरकज समझा जाता था। तकरीबन हर वक्त कोई न कोई कजन हमसे मिलने आया होता था। ये सारी बातें तो पसे मंजर थी। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। नाना के घर के बारे में बचपन से ही तमाम कजन्स के अलग अलग किस्से मशहूर थे। किसी को रात के वक्त चूड़ियों की आवाज सुनाई देती थी, किसी को 3 बजे रात के सहन में बच्चे खेलते हुए नजर आते थे, और किसी ने तो ये दावा किया कि उसने कमरे में छत जितनी लंबी एक औरत को खड़े देखा है जो बस घूरती ही रहती थी। उस घर में ये बात भी आम थी कि बाज़ औक़ात किसी को दूर से अपने ही नाम की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब जाकर देखा जाता तो वो वहां मौजूद नहीं होता था। लेकिन हम सब यही समझते थे कि ये महज कजन्स की बनाई हुई कहानियां जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अदनान भाई, मुझे शुरू से ही घोस्ट हंटिंग और पुरस्कार पैरानॉर्मल चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। मैं हमेशा खुद से ये सब तजुर्बा करना चाहता था कि आया वाकई सब हकीकत है या सिर्फ कहानियां ही हैं। मगर ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि उन चीजों से उलझने पर इंसान के साथ क्या कुछ हो सकता है इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब हम सब टीनेजर हो चुके थे और हर एक ने अपनी अपनी कहानियां सुना रखी थी, लेकिन मैं खास तौर पर इन बातों पर यकीन नहीं करता था। फिर एक साल हम सब कजन्स मिलकर रात के वक्त लाहौर फोर्ट गए और फूड स्ट्रीट पर डिनर किया। बहुत मजा आया, खाना भी अच्छा था और बहुत सी यादें भी बनी। वापसी पर लिफ्ट में जगह कम थी, इसलिए मैं और मेरा एक और कजन सीढ़ियों से नीचे आ गए। दरमियान की मंजिल इंतहाई सुनसान थी और हम दोनों को एक अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। एक मंजिल नीचे जाने के बाद एक ऐसी मंजिल आई जहां इंतहाई बदबू फैली हुई थी, नाकाबिले बर्दाश्त बदबू, और इसके साथ ही एक बहुत ही गंदी सी फीलिंग। वहां एक आदमी खड़ा था। वो हमारे करीब आया और हमसे बात की। उसके हाथ में एक पतंग नुमा लकड़ी की चीज थी, बिल्कुल वैसी
जैसी शुमाली इलाकों में सजावट के लिए रखी जाती है। उस पर उसी रेस्टोरेंट का लोगो भी बना हुआ था। उसने कहा, सर ये आपके लिए गिफ्ट है। हम हंस दिए और वो चीज साथ ले आए। हम बच्चे थे, हमें सब क्यूट लगा। घर आकर मैंने वो पतंग अपनी गेमिंग रूम में एक यादगार के तौर पर लगा दी। खैर कुछ दिन गुजरे और एक रात हम सब कजिन्स आधी रात को बैठे और सोचा कि ओजा बोर्ड के जरिए जिनों से बात की जाए। ये काम हम बचपन से करते आ रहे थे। बहुत थ्रिलर आता था, बस शुगर लगता था। हम बच्चे थे, इस चीज को कोई संजीदगी से नहीं लेता था। चुनाचा हमने कागज पर ओजा बोर्ड बनाया और बोतल के ढक्कन से पूरी रात खेले। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे कमरे में सांस लेने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें बिल्कुल ऐसी होती थी जैसे फिल्मों में ज़ोंबीज की आवाजें दिखाई जाती है। और अजीब बात यह थी कि ये आवाजें हमेशा ऐसी जगह से आती जहां उस वक्त मेरी नजर नहीं पड़ सकती थी। मिसाल के तौर पे अगर मेरा मुंह टीवी की तरफ होता तो आवाज मेरे पीछे से, सोफे के पीछे से आती थी। ये आवाजें मुसलसल आती रहीं। कभी पिछला दरवाजा खुद ही खुल जाता था। वो कमरा बहुत बड़ा था। उसका मेन डोर एक बड़ा सा स्लाइडिंग दरवाजा, बाएं तरफ एक दरवाजा था जो कॉरिडोर में खुलता था और उसी कमरे के दूर वाले दाएं कोने में एक दरवाजा था जो एक लॉबी में खुलता था। उस लॉबी के साथ 3 और कमरे थे जो सब बेडरूम्स थे। उसी गेमिंग रूम में मैं और मेरी बहनें सोती भी थी क्योंकि अकेले सोने से सबको डर लगता था। खैर वो पतंग, एक दिन मैं उठा तो मेरी अम्मी आई और आते ही कहने लगी, ये क्या फजूल सी चीज लगा रखी, फेंको इसे, पता नहीं कहां से ले आए हो। मैंने बताया ये हमें उस तरह मिली थी, मगर अम्मी ने सख्ती से कहा, नहीं इसे फेंको, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो अम्मी ने वो पतंग उतार कर डस्टबिन में फेंक दी। मैंने भी यही समझा कि अच्छा हुआ जान छूटी, क्योंकि मुझे उससे कुछ अजीब फीलिंग्स आती थी। 2 दिन गुजरे तो मेरी अम्मी दोबारा आई और कहने लगी, अहमद ये पतंग फिर से लगा दी है, इसे फेंको। मैं हैरान रह गया क्योंकि मैंने तो खुद देखा था कि ये फेंकी जा चुकी है। मैंने खुद वो पतंग उतारी और बाहर जाके बड़े डंप में फेंक आया। अगले दिन जब मैं उठा तो वो पतंग फिर वहीं लगी हुई थी। मैं बहुत डर गया। हर रोज मैं जाकर उस पतंग को कहीं ना कहीं फेंकता, मगर वो खुद ही वापस आ जाती। कभी मैंने उसे बिल्कुल अनजान जगहों पर छुपा भी दिया, लेकिन वो पतंग फिर भी वापस आती। उसी दौरान वो आवाजें भी आती रहीं, कभी पर्दे के पीछे से, कभी दरवाजे के पीछे से। कभी रात को सोते हुए ऐसा लगता जैसे कमरे में मेरे साथ कोई और भी मौजूद है और उसकी सांस लेने की आवाज साफ सुनाई देती है। कभी तो यूं महसूस होता जैसे कोई मेरे चेहरे पर अपने बाल फेंक रहा हो। मैं बहुत खौफजदा रहा। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। उसी अरसे में मेरी बड़ी बहन के साथ भी कुछ अजीब होने लगा। वो रात के वक्त अचानक उठ बैठती, चीखें मार मार कर रोती, फिर कहती वो आ रही है, वो मुझे मारना चाहती है। अदनान भाई जब हम उससे पूछते थे कि कौन, तो वो जवाब देती थी वो वही बड़ी सी औरत काले कपड़ों में, वही औरत जिसे बचपन में दूसरे कजिन्स भी देखा करते थे। इतने ही में नाना का इंतकाल हो गया। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 19 साल थी, 20 के करीब। उन सब वाकयात को होते होते कम से कम 7 से 8 साल गुजर चुके थे। उसी दौरान कभी अपने नाम की आवाज सुनाई देती, कभी घर का ही कोई फर्द अजीब अंदाज में चलता फिरता नजर आता, लेकिन वो हकीकत में वो इंसान नहीं होता था। ऐसे लम्हों में हमेशा एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी, एक बेचैनी, एक खौफ, और दिल ही दिल में ये एहसास वाज़ेह होता था कि जो भी है बहुत ही बुरी है और बस हम सब के साथ खेल रही है। कुछ और वक्त गुजर गया। एक दिन मैं नाना के पुराने कमरे में बैठा हुआ था। घर में उस वक्त में बिल्कुल अकेला था और सामने टीवी लगा हुआ था जिस पर पूरे घर के कैमरे नजर आ रहे थे। उनमें एक कैमरा किचन का भी था।
जिसमें नाइट विजन ऑन था। रात के 12 बज रहे थे और किचन में बिल्कुल अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी। मैं देख रहा था कि एक बड़ी सी अबाया पहने औरत का साया दीवार पर बन रहा है। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, वो साया हरकत करने लगा, पूरे किचन की दीवारों पर घूमता रहा, गोल गोल, बार बार, मुसलसल। मुझे शदीद खौफ महसूस हुआ, मगर मैंने सोचा कि उसकी वीडियो बना लेता हूँ और अम्मी को भेज देता हूँ ताकि वो फौरन घर आ जाए। वो वीडियो आज भी मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं आपको भेज सकता हूँ। आप चाहें तो वीडियो में भी दिखा सकते हैं। उस वीडियो में वही साया बिल्कुल वाज़िह नजर आया था। एक ऐसी कमरे में जहां बिल्कुल जीरो लाइट हो, वहां साया कैसे आ सकता है। दोस्तों, इस टाइम आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो जो अहमद की तरफ से भेजी गई वीडियो है, जिनके किचन में इनको एक ब्लैक शैडो दिख रहा है। वो कॉल इनके कि ये सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। अब आप इसे गौर से देखें। अहमद ने इसे पॉइंट भी किया। ये देखें, एक ब्लैक शैडो है जो इस वॉल की तरफ गया है और इसे एक एरो से पॉइंट भी किया गया। वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। खैर, हम सब बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। घर में हर दिन तिलावत लगाई जाती थी। जिस दिन भूल जाते थे, पूरी रात कोई सो नहीं पाता था। सब डरते थे और मेरी बहन रोती हुई चीखती उठती थी। फिर कोविड का जमाना आ गया। कोविड के दौरान हम तीनों बहन भाइयों को कोविड हो गया और हमारे वालिदैन हमें लेकर बहुत परेशान थे। इसीलिए हमने 2 हफ्तों के लिए घर के दूसरे हिस्से में शिफ्ट होने का फैसला किया ताकि कोई राब्ता ना रहे। वो कमरा ब्लू रूम कहलाता था। ये ब्लू रूम उसी किचन के साथ था और किचन ब्लू रूम के साथ एक कमरा था जो मेरी छोटी बहन का था। वो पुराना गेमिंग रूम अब ड्राइंग रूम बन चुका था। जैसा कि मैंने बताया था कि उसके साथ एक लॉबी थी जो 3 कमरों से जुड़ी हुई थी। उन 3 कमरों में से एक यही ब्लू रूम था, दूसरा मेरा नया कमरा था। आसान अल्फाज में समझाऊं तो लॉन्च से एक बड़ा स्लाइडिंग डोर ड्राइंग रूम से खुलता था। उसके दाएं कोने में लॉबी का दरवाजा था और उस लॉबी से मेरा नया कमरा और ब्लू रूम जुड़े हुए थे और ब्लू रूम के पीछे किचन और मेरी छोटी बहन का कमरा। तफसील कुछ ज्यादा ही हो गई मगर कहानी के लिए जरूरी है। उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। जैसे कि मैंने बताया, ब्लू रूम बचपन से ही पूरे खानदान में मशहूर था। घर का सबसे ज्यादा डार्क कमरा, यानी कहा जाता था कि उसी कमरे में तमाम पुरस्कार चीजें इंतहाई शिद्दत के साथ जाहिर होती हैं। और हम कोविड के दिनों में उसी कमरे में रह रहे थे। शुरू के दिन बिल्कुल ठीक गुजरे, लेकिन एक दिन मेरी नजर ब्लू रूम के एक कोने में पड़ी। वहां एक बहुत बड़ी सी चीज खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है, मगर उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी थी जैसे अबाए में कोई औरत खड़ी, लेकिन ये आम औरत के कद की नहीं थी। ये तकरीबन 10 से 12 फीट लंबी थी। वो बस कोने में खड़ी हमें देख रही थी, खामोशी से घूरती हुई। मैंने अपनी बहन से कहा, पापा आपको भी नजर आ रहा है ना? वो बोली, हाँ, ये क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लाइट ऑन कर रहा हूं। जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, वो गायब हो गई। हम दोनों हैरान रह गए, लेकिन जैसे ही मैंने लाइट ऑफ की, वो दोबारा वहीं उसी जगह पूरी तफसील के साथ नजर आने लगी। हम बहुत ज्यादा डर गए, मगर चूंकि उस घर में सब देखने की आदत ही हो चुकी थी, इसीलिए हमने फैसला किया कि तिलावत लगाकर लाइट ऑन करके सो जाते। हमने यही किया और फिर वो नजर नहीं आई। जब भी वो आती थी हम यही करते थे और यही समझते थे कि तिलावत से वो डर कर भाग जाती है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी साबित हुई, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो वाकई नाकाबिले यकीन था। कुछ महीने गुजर गए। गालबन ये 2021 का वक्त था और रमजान के रोजे चल रहे थे। मेरी अम्मी की पुप्पी हमारे घर रहने के लिए आई हुई थी। आमतौर पर तो सब डर की वजह से एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन चूंकि अम्मी की पुप्पो रात को ठहरने आई थी, इसलिए मैं और मेरी बड़ी बहन जाकर मेरे कमरे में सो गए। ये कमरा ड्राइंग रूम से गुजरकर फिर लॉबी से होकर था और बिल्कुल ब्लू रूम के साथ वाक़या था। पहली रात जब हम सोए तो मैं तकरीबन पूरी रात जागता रहा। बार बार ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे घर के बाहर कुछ आदमी खड़े बातें कर रहे हैं। बड़े बड़े बर्तनों और लोहे के पाइपों की आवाजें आ रही थी। मुझे लगा शायद कोई चोर अंदर घुस आया। मैंने अम्मी को फोन किया, गार्ड को भी कॉल की, सब कुछ चेक किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं था। अगली रात वही आवाजें फिर सुनाई दी, उस बार सहरी के बाद, मगर इस दफा आवाजें मेरे कमरे के बिल्कुल बाहर लॉबी के अंदर से आ रही थी। दरवाजे के नीचे से साए भी नजर आ रहे थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बहन को जगा सकूं। मैं बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। सांस लेने की आवाजें आ रही थी, जैसे लोग बातें कर रहे हो, बर्तन घसीटे जा रहे हो। मैं पूरी रात जागता रहा, मगर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि सब यही कहते थे कि घर का माहौल पहले ही खराब हो रहा, और यूं ही पूरा घर खौफ में मुब्तला रहता था। वो हमारी आखिरी रात थी। उस दिन मैं और मेरी बहन कमरे में थे। मैंने उससे कहा कि आज हम रुकिया और आयतल कुर्सी चलाते हैं। उसने पूछा क्यों? मैंने कहा बस ऐसे ही, मुझे रात को अजीब सा महसूस होता है। उसे मालूम था कि मुझे पिछले कई सालों से सांस लेने की आवाजें सुनाई देती हैं, मगर किसी को यकीन नहीं आता था। खैर, काफी घंटों तक तिलावत चलती रही। फिर सहरी से कुछ पहले हमने लैपटॉप पर यूट्यूब बंद कर दिया, लैपटॉप भी शट डाउन कर दिया और ऊपर से उसका ढक्कन भी बंद कर दिया। उसके बाद हम हंसी मजाक करते हुए सहरी करने लगे। सहरी हमने बिल्कुल अच्छे मूड में की। किसी को भी कुछ गैर मामूली होने का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। सहरी के बाद सब बड़े अपने अपने कमरों में चले गए। मेरी बहन ने कहा कि वो जरा बाथरूम से होकर आती है। वो लॉन्च के साथ वाले बाथरूम में चली गई और मैं लॉन्च में उसका इंतजार करने लगा। अचानक मुझे शरारत सूझी और मैंने वेलक्रो से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से फौरन अंदाजा हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं वहीं बैठा इंतजार करता रहा कि अभी वो दरवाजा खोलेगी। दरवाजा नहीं खुलेगा और हम दोनों हंसेंगे। वैसा ही एक बहन भाई वाला बेवकूफ सा मजाक, आप तो जानते ही हैं। मैं अभी इंतजार ही कर रहा था कि अचानक लॉन्च के एक सोफे के पीछे से मुझे जोर जोर से सांस लेने की आवाजें सुनाई थी। बहुत ही भारी, बहुत ही गंदी, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई जानवर मर रहा हो, और साथ ही गुर्राने की आवाज भी आ रही थी। मुझे इतना शदीद खौफ महसूस हुआ कि मैंने फौरन जाकर वेलक्रो खोल दी और दरवाजे के साथ चिपक कर खड़ा हो गया, बस ये सोचते हुए कि मेरी बहन जल्दी से बाहर आ जाए और मैं उसके साथ महफूज हो जाऊं। मेरा खौफ बयान से बाहर था। मेरी बहन अचानक बाहर आई और हंसते हुए बोली, वेलक्रो लगाई थी तो खोली क्यों? मैंने बस हंसी में बात टाल दी। सांसों वाली आवाज के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया। हम खामोशी से उसी ड्राइंग रूम की तरफ चलने लगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ड्राइंग रूम में बाएं तरफ कॉरिडोर वाला दरवाजा था और दाएं तरफ आखिर में लॉबी का दरवाजा, और लॉबी के साथ मेरा कमरा था। मेरे दिल में बस एक ही बात थी, इसी तरह जल्द अज जल्द हम कमरे तक पहुंच जाएं और मैं बाकी रातों की तरह इस रात भी अपने कंबल के अंदर घुसकर सुबह होने का इंतजार करूं। हम बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि ड्राइंग रूम में एक कदम रखा, फिर दूसरा, और जैसे ही तीसरा कदम रखा, अचानक बाएं तरफ कॉरिडोर वाले दरवाजे से इतनी गंदी, मरते हुए जानवर जैसी सांस और गुर्राने की आवाज आई। मैं वहीं का वहीं रुक गया। अब तक मैं खुद को यही समझा रहा था कि शायद ये सब मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन इस बार मेरी बहन भी रुक गई। वो पूरी खौफ के साथ मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे देखा और जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, देखा, मैं कहता था ना, मैं हमेशा कहता था ना, आपको आवाज आई ना आवाज? मैं भी ये बोल ही रहा था कि अचानक ड्राइंग रूम के दाएं कोने में लॉबी की तरफ से एक बहुत जोरदार आवाज आई, धड़ करके। हम दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा और फिर दुनिया की सबसे खौफनाक चीज पेश आई। अचानक एक बहुत तेज दौड़ने की आवाज आई, जैसे कोई मेरे कमरे से लॉबी की तरफ भागा। आवाज इतनी जोरदार थी जैसे कोई बहुत ही बड़े जिस्मामत का इंसान पूरी कुव्वत से दौड़ रहा हो। लॉबी और ड्राइंग रूम के दरमियान कोई पक्की दीवार नहीं थी,
बल्कि वहां शीशे और जाली की पूरी दीवार थी और उसके आगे नेट वाला पर्दा लगा हुआ था। हमने बिल्कुल साफ साफ देखा कि कोई बहुत बड़ी सी चीज वहां से भागी है। हम दोनों मुकम्मल तौर पर हिल कर रह गए। अदनान भाई, आप सोच भी नहीं सकते। फिर सबसे अजीब और खौफनाक बात यह हुई कि अचानक मेरे कमरे से पूरे फुल वॉल्यूम पर रुकिया और आयतल कुर्सी चलने लगी। अदनान भाई, लैपटॉप बंद था और लॉग आउट था, यूट्यूब बंद था। ये किसी भी सूरत में खुद से ऑन नहीं हो सकता था। हम दोनों वहीं से भागे और अम्मी के कमरे में जाकर शोर मचा दिया। अम्मी जाग गई और हम उनके साथ वापस गए, उनके पीछे छुपते हुए। वहां जाकर देखा तो लैपटॉप की लिड खुली थी, लॉग इन हुआ था और यूट्यूब आयतल कुर्सी चल रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे जो भी वो चीज थी वो हमें ताना दे रही हो, जैसे कह रही हो तुम जो मर्जी कर लो, मैं यहीं हूं और जब चाहूं जैसे चाहूं तुम्हें छेड़ सकती हूँ। वो कैफियत बेहद बेबसी वाली थी। अगले दिन एक कारी साहब आए, उन्होंने दम किया, कुरान पढ़ा, देख बनी। कारी साहब ने मुझसे बस इतना पूछा, बेटा आपके घर में बहुत सी चीजें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिससे वो तंग हो गई है। उस वक्त मुझे बात समझ नहीं आई, मगर कुछ साल बाद जब मैंने बैठकर सारी कहानियों को दोबारा जोड़ा तो मुझे एहसास हुआ हम जो हर वक्त ओइजा बोर्ड के जरिए जिन बुलाते रहते हैं, ये सब उसी का नतीजा था। जिन आते हैं या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी मखलूक उस इलाके में रहती हो वो जरूर तंग होती है, इतनी कि वो इंसान के पीछे ही पड़ जाती है। अब हम उस घर में नहीं रहते, मगर हमारी फैमिली के पास इससे भी ज्यादा शदीद वाकयात की कहानियां मौजूद हैं। हमारे और भी घर हैं, एक गांव में, एक मरी में, एक लाहौर में, जहां मैं इस वक्त रह रहा हूं। ये सब के सब तकरीबन 100 साल पुराने हैं। अगर आपके व्यूअर्स को ये कहानियां पसंद आए तो मैं जरूर मजीद कहानियां शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया अहमद, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों कमेंट में इनको लाजमी बताइएगा अगर आपको इनकी स्टोरी पसंद आए तो ये अपनी आगे की स्टोरी भी हमसे शेयर कर। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। वैसे तो हमारा ताल्लुक पंजाब जिला खानेवाल की एक तहसील से है, मगर हम लोग वहां पर नहीं रहते। वहां पर हमारा पुराना घर है, हमारे रिश्तेदार वहां पर रहते हैं। हम लोग एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। मेरे वालिद वगैरह 7 भाई थे और आगे उनकी फैमिलीज थी। शुरू में तो सिर्फ 4 की शादी हुई थी और उनकी फैमिलीज थी, बाकी वैसे ही रहते थे। तो जैसे ही बाकी चाचू वगैरह की शादी होना शुरू हुई और बच्चे वगैरह बड़े हो गए तो उस घर में जगह कम पड़ गई। उसके साथ ही हम लोगों ने एक और घर भी बनाया हुआ था एज अ गेस्ट हाउस। उसका अपर पोर्शन था और उसके 2 रूम्स थे। उसके अंदर सिटिंग एरिया था, टीवी लाउंज, किचन और नीचे सारा हॉल था। हॉल के अंदर भी बेड लगे हुए थे। उसके पार्टीशन इस तरह हुए थे कि स्टार्ट में सिटिंग एरिया था, वहां ये सारे सोफे वगैरह और कालीन लगा हुआ था। और उससे जो पीछे वाला हॉल था उसमें बेड वगैरह लगे हुए थे कि अगर कोई गेस्ट सोना चाहे। और फिर बैक साइड पर एक रास्ता जाता था। ऊपर वाले पोर्शन को एक दरवाजा फ्रंट पर था और बैक दरवाजा रखने की भी एक वजह थी। हमने जिससे ये जगह ली थी उसका वहां पर एक छोटा सा घर होता था। वो वहां पर अकेला आदमी ही रहता था। वो यहाँ से सेल करके मूव करके उसने कहा था कि आप इस जगह के ऊपर जब भी कोई घर वगैरह बनाए तो आपने 2 रास्ते रखने, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि अंदर कोई भी नहीं होता और दरवाजे भी अंदर से लॉक हो जाते हैं। जब हम लोगों ने वो जगह खरीदी तो हमने कहा कि हमने इसे एक गेस्ट हाउस के लिए यूज करना है। वो सिर्फ दिन में ही यूज होगा तो उसका इतना कोई इस्तेमाल नहीं है। तो बैक साइड पर भी एक दरवाजा निकाल दिया। हमारी फैमिली का थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था कि वहां पर जब इलेक्शन वगैरह होते थे तो उसके लिए या फिर लोग वैसे आते थे, मिलते थे। दरअसल जनूबी पंजाब वाली साइड पर ये कल्चर है कि जो गांव में ज्यादा बड़े होते हैं
یا پھر جن کے پاس پیسہ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے، اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے، لوگ ان کو اپروچ کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، ڈے ٹو ڈے لائف کے جو میٹرز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ میرے والد صاحب تو بزنس میں تھے، مگر جو میرے چاچو وغیرہ تھے وہ وہیں پر رہتے تھے، دادا رہتے تھے، ان کے پاس لوگ آتے جاتے تھے، اور پھر جو ہمارا بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں نے آنا ہوتا تھا تو ان کی بھی اکثر سٹنگ وغیرہ وہیں پر ہوتی تھی۔ تو یہ سب اس طرح سے چل رہا تھا وہاں پر۔ تو اب ہم لوگوں نے وہاں پر گھر بنا لیا اور گھر کے اوپر ہماری ایک فیملی شفٹ ہوئی۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو میرے انکل وغیرہ تھے وہ لیٹ نائٹ وہاں پر جا کر سٹنگ بھی کر لیتے تھے، کوئی دوست وغیرہ آ گئے ان کے ساتھ بیٹھ کر موویز وغیرہ بھی دیکھ لی۔ اس ٹائم پر VCR وغیرہ چلتے تھے کیونکہ یہ کافی پرانی بات ہے۔ تو ایک دفعہ وہ اوپر والے پورشن میں مووی دیکھ رہے تھے، وہ گھر فل فرنش تھا مگر وہاں پر کوئی رہتا نہیں تھا۔ تو اس رات انکل وغیرہ ان کے ساتھ VCR پر مووی دیکھ رہے تھے تو پیچھے گملے لگے ہوئے تھے، وہ ہلنا شروع ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے پیچھے کوئی چیز ہے۔ ہم تو مووی دیکھ رہے ہیں مگر ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے کوئی اور بھی دیکھ رہا۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پھر سے مووی دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے گملہ ہلنا شروع ہوا اور پھر باقی کے بھی ہلنے لگے۔ تو انہوں نے سوچا شاید کوئی لڑکا ان میں سے ہلا رہا اور شرارت کر رہا۔ وہ مووی دیکھتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گملے گر کر ٹوٹ گئے۔ تو پھر وہاں پر انہیں ڈر لگا اور وہاں سے بھاگ گئے، سب کچھ ایسے ہی چلتا ہوا چھوڑ کر۔ یہ پہلا واقعہ تھا جہاں سے ان کو آئیڈیا ہوا کہ اس آدمی نے جو بات کی تھی تو یہاں پر واقعی کچھ نہ کچھ ہے۔ تو پھر ہمارے ایک انکل ہیں جو دن کے ٹائم وہاں پر سوئے ہوئے تھے، تو جس طرح سے سلیپ پیرالائسس ہوتا ہے ان کو وہ ہوا۔ انہیں کافی دیر کے لیے سانس نہیں آیا، وہ کافی ٹائم تک کوشش کرتے رہے ہلنے جلنے کی، اور بھی کافی دیر کے بعد ان کو آیات آتی تھی تو انہوں نے وہ پڑھنا شروع کر دی، آیت الکرسی پڑھی۔ تو اس کے بعد جا کر وہ تھوڑا ہوش میں آئے۔ تو پھر انہوں نے یہ بات بتائی، جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوئے تو ہم لوگ بھی وہاں جانے سے کتراتے تھے۔ اگر ہم دن کے ٹائم بھی وہاں جاتے تھے تو گھر بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا، جیسے کہ آپ کے گھر میں AC چل رہے ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ گرمی ہے اور وہاں پر درجہ حرارت 45-47 ہوتا تھا۔ آگے پیچھے جو گھر ہے وہاں پر گرمی ہے، لیکن اس گھر میں اوپر اور نیچے ٹھنڈ ہوتی تھی، باہر چاہے جتنی بھی گرمی پڑ رہی۔ وہاں سے ہم لوگ گزرتے تھے تو ہمیں ویسی وحشت آتی تھی، حالانکہ اس ٹائم پر ہم بچے تھے، بچپن میں بھی یہ کچھ ہوتا تھا۔ اور پھر جب ہماری فیملیز وغیرہ بڑی ہوئی، چاچو وغیرہ کی شادی ہوئی، تو ایک چاچو نے کہا کہ اپنی فیملی کو لے کر وہاں پر موو کروں گا۔ ہم لوگ اسی جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور وہ اپنی فیملی کو لے کر اپر پورشن میں شفٹ ہو گئے، اور جو نیچے والا پورشن تھا وہ ایز اے گیسٹ ہی یوز ہوتا تھا۔ گیسٹ آتے تھے، وہاں پر بیٹھتے تھے، کوئی شادی غمی وغیرہ ہو جائے تو ہمارے ماموں کے بیٹے آئے ہوئے تھے، وہاں پر کوئی شادی تھی تو لوگ وہاں پر سوئے ہوئے تھے، باہر جہاں صوفے وغیرہ تھے وہاں بھی سوئے ہوئے تھے، کمرے میں بھی سوئے ہوئے تھے، اور اوپر بھی سارے لوگ تھے۔ تو ہال وے کے اندر جو بیک سائڈ سے دروازہ جاتا ہے اور سامنے ایک سٹوریج ایریا تھا، وہاں پر ہم لوگ اپنی گندم وغیرہ رکھتے تھے، اور پھر سیڑھیوں سے اوپر اپر پورشن میں جاتے تھے تو ان کو جگہ ملی وہاں پر ان کا بیڈ لگا دیا اور وہ وہاں پر سوئے ہوئے تھے۔ تو رات کو وہ دروازہ جو نیچلے پورشن کو کنیکٹ کرتا تھا بیک یارڈ والی جگہ سے، تو وہ بار بار کھل رہا تھا، بند ہو رہا تھا۔ تو دروازے سے ایک آواز آتی ہے۔ وہ لوگ بیسیکلی گاؤں سے آئے ہوئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ گاؤں میں پرسکون رات ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی ڈسٹربنس ہو تو وہ نیند سے اٹھ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کبھی ادھر کروٹ لے تو کبھی ادھر، ان کی آنکھ کھل گئی
वो सोच रहे थे कि रात के इस टाइम कौन है जो बार बार दरवाजा खोल और बंद कर रहा। फिर उन्होंने सोचा कि शायद बाहर कोई ट्रैफिक वगैरह गुजरी है, उसकी हवा ना हो। और थोड़ी देर बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि वाकई दरवाजा खुल रहा है और बंद हो रहा है। उन्होंने एक दफा आवाज दी, कौन है वहां पे? दरवाजे को बंद कर दो, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। जब उन्होंने आंख बंद की तो दोबारा फिर से यही होने लगा। गुस्से में उठ कर गए और उन्होंने जोर से दरवाजा बंद किया और कोई गाली भी दे दी, कौन है जो बार बार दरवाजा खोल रहा है? तो वो अभी वापस आकर बैठे ही हैं और लेटने लगे तो एक चुड़ैल उनके ऊपर आकर बैठी। उसका हुलिया बताते हैं कि उसके लंबे लंबे नाखून थे, उसकी आंखें लाल थी और वो फुल ब्लैक कलर की, और जो उसके दांत हैं वो बाहर निकले हुए थे। उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। मैंने एकदम से चीख मारी तो वो गायब हो गई। और फिर जो रिलेटिव्स वगैरह थे वो उठ कर आए और उनके पास बैठे। उससे पूछा तो वो अपने होश व हवास में ही नहीं था। उसे बुखार चढ़ गया और वो काफी बीमार रहा। और फिर वो हमारे दूसरे वाले घर में आकर 2 दिन रहा और फिर वो फौरन वहां से निकल गया। और अभी तक वो हमारे बच्चों को भी ये स्टोरी सुनाता है कि हमारे साथ उस तरह हुआ। और उसके बाद वो वहां पर कभी आया भी नहीं। उसे जब भी कभी किसी ने वहां जाने के लिए कहा तो यही कहता है कि मैंने वहां नहीं जाना, मैंने वहां पर नहीं रहना, वहां तो मेरे साथ ये सब हुआ था। हमारा एक कजन है जो बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो अक्सर लोगों ने देखा है कि उसकी फैमिली मेंबर्स ने भी, जो ऊपर फैमिली रहती थी अंकल की, उन्होंने भी, तो वहां पर एक सोफा था, रात को वो वहां बैठा होता था, वो किसी के साथ बात कर रहा होता था। सारे उसको इग्नोर कर देते थे कि इसने शायद कोई ड्रिंक की है, ये अपने होशो-हवास में नहीं। लेकिन जो वो होश में आता था तो उससे पूछते थे तो वो कहता था कि यहाँ पर मेरा दोस्त बैठा हुआ था, लेकिन वहां सोफे पर कोई भी नहीं होता था। इवन कि वो ड्रिंक भी शेयर कर रहा होता था, एक गिलास अपने लिए बनाता और एक उसके लिए, और खाने पीने की चीजें भी उसने 2 लोगों के लिए शेयर करनी। तो घर वाले बहुत परेशान थे, सब यही समझते थे कि ये अपने होशो हवास में नहीं है, इसके बाद ये इस तरह की हरकतें कर रहा होता है। लेकिन जब होश में उससे पूछते थे तो वो कहता था कि यहाँ पर बकायदा मेरे साथ एक फैमिली रहती है, ये उनका बेटा है, ये मेरे साथ बैठता है और हम साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये उनके बड़े बेटे की कंडीशन थी, मगर उसे डर वगैरह नहीं लगता था। उसी तरह से हमारा एक और कजन भी वहां शादी पर आया। जब हम लोग या बड़े इन्हें इस तरह की बातें बताते थे तो यकीन नहीं करता था और कहता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इत्तफाकन वो गेस्ट हाउस वाले वॉशरूम में चले गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पूरा वॉशरूम भी हिल रहा है और ये भी हिल रहा है। तो वो वहां से जल्दी से दौड़ लगा कर निकला और फिर तब उसे यकीन आया कि यहाँ पर कोई चीज है, और वो बंदा भी आज तक दोबारा वहां पर नहीं आया। उसके अलावा हमारा एक कजन, वो भी ऐसी बातें करता था। अब तो वो लोग वहां से मूव कर गए। वो भी कहते थे कि सारी बातें झूठी हैं, वो भी यकीन नहीं करते थे। तो सारे कजनों ने उसके साथ शर्त लगाई कि आप नीचे वाले पोर्शन में जाकर दिखाओ, एक दरवाजे से जाना है और दूसरे से बाहर आना है। तो उसने कहा कि ठीक है। वो एक डोर से एंटर हुआ और जो मैंने आपको बताया कि जॉइंट वाला एरिया था बैक साइड से, जहां पर 2 डोर्स मिलते हैं, उस जगह गया। उसे एक थप्पड़ पड़ा, वो वहीं पर गिर गया और बेहोश हो गया। काफी देर तक उसका इंतजार करते रहे मगर वो बाहर ही नहीं आया। तो फिर इन्होंने बड़ों को बताया और सब मिलकर वहां पर गए। वहां जाकर देखा तो वो बेहोश पड़ा था। वहां से उसे उठाकर लाए, उसे बुखार चढ़ गया। 3-4 दिन गुजरे, फिर उसे मौलवी साहब से दम वगैरह करवाए। उन्होंने बताया कि इसने कोई इस तरह की बात की थी और किसी ऐसी जगह पर गया
जो कि आसिफ ज़दा है, तो उन्होंने इसको मारा है, इस वजह से इसके साथ ये हुआ है। और फिर उन्हें भी यकीन आना शुरू हो गया था। हम लोगों ने पर्सनली तो कुछ नहीं देखा, मगर वहां से एक अजीब वहशत आती थी, डर लगता था, और कभी वहां अकेले रहे भी नहीं। तो वहां पर हमारी जो फैमिली शिफ्ट हुई, आंटी और उनके बच्चे वगैरह, उनके साथ वहां पर बहुत वाक़यात होते थे। तब उनकी एक बेटी है, वो घर में अकेली थी, बाकी सब गए हुए थे। जैसे कि आंटी वगैरह मिलने के लिए हमारे तरफ आ जाते थे और हम भी अपनी फैमिली के साथ उधर चले जाते थे। तो अकेली थी, बाकी बहन भाई भी पढ़ने के लिए गए हुए थे। ये कुरान हिफ्स करती थी, मदरसे जाती थी। तो उनकी छुट्टी थी, तो उन्होंने छत पर परिंदों के लिए घड़ा वगैरह रखा हुआ था, उसमें पानी डाला होता था, और उसमें से पानी लेकर वहां बर्तन वगैरह में रख देते थे। दाना वगैरह भी वो परिंदों को वहीं छत पर डाल दिया करते थे। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उस घड़े का ढक्कन उठा रहा, उसमें से पानी ले रहा है, और फिर वो ढक्कन दोबारा उसके ऊपर रख रहा। इन्हें 2 से 3 बार महसूस हुआ। वो टीवी लाउंज में बैठी थी और वहां उन्हें आवाज आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैं छुप कर जाकर देखती हूँ। ऊपर वाले पोर्शन की जो सीढ़ियां थी वो कमरे से जाती थी, तो वो उस कमरे में गई, और जैसे वो सीढ़ियों की तरफ गई तो उन्हें एक थप्पड़ पड़ा। वो नीचे आकर गिरी और बेहोश हो गई। जब उसकी फैमिली वापस आई तो उन्होंने आकर इसे उठाया। वो तब तक बेहोश थी। इसका भी उसी तरह से पता करवाया, दम वगैरह करवाया, तो उन्होंने बताया इस तरह से इसने इन्हें तंग करने की कोशिश की। इसके बाद आलिम आए और उन्होंने उस मखलूक से बात करके पूछा। सबसे ऊपर वाले पोर्शन में जो रहता था वो एक मुसलमान जिन था और वो नेक था। तो उसने कहा कि मैं अपने वुजू के लिए पानी ले रहा था, इसने आकर मुझे डिस्टर्ब किया, तो इसीलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा। तो फिर उन्होंने बताया कि ऊपर से अगर इस तरह की आवाज आए तो आपने ऊपर नहीं जाना, तो आप लोग ये वाला घर छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़ सकते तो इधर ही रहना, तो फिर आपको कंप्रोमाइज करके इनके साथ रहना पड़ेगा। आपने इन्हें तंग नहीं करना, जो हो रहा है होता रहे। आप लोग डरे ना, अपनी इबादत करें, नमाज कुरान पाक पढ़ें, नॉर्मल रहकर अपनी जिंदगी गुजारें। खैर वो इसी तरह वहां पर रहते रहे। हमारे जो वो अंकल थे उन्हें डर नहीं लगता था। वो कहते थे कि आप लोग झूठ बोलते हो। वो अपने बच्चों की बात पर भी यकीन नहीं करते थे। जब वो मौलवी साहब आए और उन्होंने आकर बताया तो तब जाकर उन्हें थोड़ा यकीन हुआ, मगर वो फिर भी इग्नोर कर देते थे। वो काफी दफा उस घर के अंदर अकेले भी रहते रहे। इन्हें इतना ज्यादा महसूस भी नहीं होता था, और ना ही उन्होंने कभी बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। उनका एक बेटा था जो नीचे से ऊपर चढ़ के आ रहा था, जो एक कॉरिडोर सा बना हुआ था। वहां से एक लंबा सा काला सा हाथ निकला और उस पर बाल थे। वो उसके मुंह की तरफ आया और उसे एक थप्पड़ लगा। वो वहीं सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो गया, लेकिन उसने बेहोश होने से पहले चीख मार दी थी। ऊपर से उसकी फैमिली वाले आए और उसे उठा कर ले गए। तो जब आलिम से उसका ट्रीटमेंट करवाया तो उन्होंने बताया इस तरह से इनके बच्चों के ऊपर से चढ़कर आया है। तो इसी कजन के साथ एक दफा ऐसा हुआ कि वो लोग स्कूल से आ रहे थे तो रास्ते में दरख्त आते थे। वो उन दरख्तों के अंदर से आ रहे थे बॉल के साथ खेलते हुए, और खेलते खेलते वो बॉल किसी दरख्त के साथ लगी, तो ये वहां से उठा कर लेकर घर आ गया। और उसके साथ ये हुआ कि इसकी तबीयत खराब हो जाती थी, इसके हाथ पांव मुड़ जाते थे। फिर हम लोग ने आलिम साहब को बुलवाया, उन्होंने आकर इस पर हाजिरी वगैरह करवाई। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि ये इस तरह से बॉल के साथ खेल रहे थे। हमारा खाना पक रहा था, इन्होंने दरख्त के ऊपर बॉल मारी तो वो इस खाने के अंदर गिर गई, और फिर उन्होंने वो बॉल उठा ली। वहां पर मेरे बच्चे बैठे हुए थे, तो ये उनके ऊपर चढ़कर आ गया
तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। वो जिन जब उसके ऊपर आते थे तो वो उसे उछालते थे, जिस तरह से हम गेंद को अप डाउन कर रहे होते हैं। और फिर अक्सर ये ऐसा करता था कि 40-40 लोगों का खाना बड़े बड़े बर्तनों के अंदर बनवाता था और गिन के 40 चम्मच भी ले जाता। ये कमरे में चावलों के बड़े बड़े भगोने बनवा कर ले जाता था, जो कि मिनटों के अंदर खाली हो जाते थे। फिर उसने कहा कि और चावल दो। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। वो खाने की फरमाइश करते थे और वो खाने बनवा कर ले जाता था। फिर जब बाद में पता करवाया तो पता चला कि जिन्नात की जिस फैमिली को इसने डिस्टर्ब किया था, वो उनके 40 बच्चे इसके साथ अटैच हो गए थे और वो इससे खाना खाते थे। फिर उन्होंने इसका इलाज वगैरह करवाया। वो यहाँ से चला गया। उसके बाद उसके साथ इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, मगर उसकी सेहत बहुत कमजोर हो और वो बहुत अजीब हो गया था। फिर वो पढ़ाई के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री चला गया और उसकी बाकी फैमिली यहीं पर रहती रही। और फिर उन्होंने अपने बड़े भाई की शादी कर दी। जब उनकी वाइफ आई तो उन्होंने इसे एक रूम दिया जिसको ये पहले इस्तेमाल नहीं करते थे। जब वो लोग उस कमरे में रहे तो उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उनकी बात तलाक तक चली गई। तो एक दफा उस रूम के अंदर मेरे बाबा और मामू सोए थे। उस टाइम पर ज्यादा सिंगल बेड होते थे। वहां पर 2 सिंगल बेड लगे हुए थे, तो वहां पर वो सो रहे थे और मेरे बाबा बाहर सो गए। वो तो एक बेड पर सोए हुए थे। रात को इन्हें ऐसा लगा जैसे एक बेड हवा में उड़कर राइट साइड पर चला गया और एक लेफ्ट साइड पर। उठे, थोड़ी होश में आए तो उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और फिर वो वहां से डर कर मेरे वालिद साहब के पास आ गए। फिर वो वहां पर सो नहीं सके और घर से बाहर आ गए कि मुझे यहाँ पर ये महसूस हुआ मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा। फिर हमारे कजन और उसकी वाइफ की लड़ाई वगैरह भी होती रही। फिर वो भी वहां से छोड़कर चले गए। फिर आंटी वगैरह भी छोड़कर चले गए। फिर वो घर खाली हो गया और तकरीबन 12-13 साल घर खाली रहा। फिर वो लोग दोबारा वापस वहां पर आए और 1 साल वहां पर रहे और फिर दोबारा चले गए। वो घर अभी तक खाली। उन्होंने वहां पर किसी को भी बसने नहीं दिया। फिर उन्होंने उस घर को रेंट पर देने की कोशिश की तो यहाँ पर एक फैमिली आई। उनके बेटे की भी शादी हुई। उनका बेटा और बहू भी उसी कमरे में रहते थे जिसमें मेरा कजन और उसकी वाइफ रहते थे। उनके साथ भी इस तरह के वाकयात होते रहे। उन्होंने भी तंग आकर वो घर छोड़ दिया। अभी तक वो घर खाली पड़ा हुआ है। वहां पर उनका कोई पुराना फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है, बाकी सारा घर खाली है। अब उसके पास से भी गुजरे तो वहशत आती है। आपको एक और बात बताता चलूं कि जब आंटी वगैरह वहां गए थे तो उस टाइम पर उनका बच्चा छोटा था। होता ये था कि उनका जो बड़ा बेटा है उस टाइम पर वो छोटा था। उनमें से सुलाया होता था बेड पर और वो खाना वगैरह पका रही होती और जब वो दोबारा देखने के लिए जाती थी तो वो बच्चा दूसरे कमरे में होता था। अब वो बच्चा चल भी नहीं सकता। एक 8 महीने का बच्चा है तो वो दूसरे कमरे में कैसे चला गया, क्योंकि अभी उसके बाकी बहन भाई तो थे ही नहीं। तो उनके साथ शुरू में ये सब होता था। जब वो अंकल को बताती थी तो कहते थे कि ये तुम्हारा वहम है और इस तरह करके वो इन चीजों को इग्नोर कर देते थे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उनके 3 बच्चे हो गए। आंटी इस तरह से ये सारी चीजें बर्दाश्त करती रही। आंटी बिल्कुल भी डरती नहीं थी। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने हमें नहीं बताई। वो बताती है कि मैं आपके अंकल की वजह से ये सारी चीजें बर्दाश्त करती रही। वो मेरे साथ बहुत बुरा करते थे। वो मुझे नजर भी नहीं आते थे और उन्होंने मुझसे क्लियरली कहा कि हम ये घर खाली करवाएंगे आप लोगों से। तो आंटी ने बताया कि उनका एक चूल्हा था जो मिट्टी के तेल से जलता था, क्योंकि उस टाइम पर गैस नहीं थी। तो आंटी के पास मिट्टी के तेल वाला या फिर इलेक्ट्रिक चूल्हा था। अब जैसा कि गर्मियों के दिन होते थे, ये लोग सोए होते थे और रात को जब आंख खुलती थी
तो उन्होंने देखा कि किचन से आवाजें आ रही, जैसे कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मगर वो समझ नहीं आती थी कि क्या बात कर रहे हैं। वो आंटी जैसे ही किचन में जाती थी तो ये देखती थी कि चूल्हे के ऊपर एक बर्तन रखा हुआ और वहां पर कुछ कुकिंग चल रही है, आग जल रही है, मगर वहां पर है कोई भी नहीं। सारा सामान, मसाले वगैरह हर चीज खुली हुई है। रात को ये सारा सीन होता था और जब ये लोग सुबह उठकर देखते थे तो किचन सारा साफ होता था, हर चीज अपनी जगह पड़ी होती। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात उस घर में होते रहे। अब तो वो घर बिल्कुल खाली पड़ा है। अगर हम लोग भी जाएं तो वह जाने की हिम्मत नहीं होती। ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लास्ट में शेयर। दोस्तों, उम्मीद है आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपने ये 2 स्टोरीज अभी तक नहीं सुनी तो जाकर लाजमी सुनिएगा, आपको पसंद आएंगी। मेरी तरफ से रिकमेंड है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।